फिलिया गेर्टोनिया की पत्थरों वाली गलियों से गुजरती है। उसकी उपस्थिति सभी की नजरें खींचती है। हवा में उसकी वापसी की फुसफुसाहट गूंज रही है। अफवाहें फैल चुकी हैं उसकी उत्तर पश्चिम की यात्रा की, जहां उसने अकेले ही वहां छिपे विशालकाय खतरों को खत्म कर दिया। अब जब वह वापस आ गई है, राज्य प्रशंसा से गूंज रहा है। उसकी महान उपलब्धियों की कहानियां फुसफुसा रहा है। कैसे उसने अनगिनत नगरों को बचाया। वह निर्दोष प्रतीत होती है, किसी भी चीज में सक्षम। फिर भी उसकी पूर्णता के बावजूद एक चीज की कमी है, एक मुस्कान। एक युवा लड़का उसे पार करते समय बधाई देता है। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही है। वह अपना सिर थोड़ा घुमाती है, उसके अभिवादन का जवाब देती है, लेकिन उसका चेहरा अनपढ़ा रहता है। उसकी अभिव्यक्ति में गर्मजोशी नहीं होती। वह मुस्कुराती नहीं है, न ही वह दयालुता दिखाती है जो संतों से अपेक्षित होती है। कहीं और व्यस्त बाजार में ओसवाल्ड, जो राज्य से अपरिचित यात्री है, फीलिया के दृश्य से मोहित होता है। वह विक्रेता से उसके बारे में पूछता है और विक्रेता तुरंत समझ जाता है कि वह जरूर गटोनिया में नया होगा। वह बताने लगता है कि ओसवाल्ड ने अभी जो देखा है उसका क्या महत्व है। विक्रेता कहता है कि गटोनिया को एक नहीं बल्कि दो संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। दूसरी संत मिया एक प्रिय व्यक्ति हैं, जो प्रकाशवान, गर्मजोशी से भरी और सभी के द्वारा प्रिय है। उनकी दयालुता और हमेशा मुस्कुराती हुई चेहरे को आशा की किरण माना जाता है, जो लोगों के दिलों को आसानी से जीत लेती है। लेकिन जिस महिला को ओसवाल्ड ने अभी देखा था, वह मिया की बहन संत फीलिया थी, एक बेमिसाल महानता की छवि। मिया के विपरीत फीलिया अपनी मोहकता के लिए नहीं, बल्कि अपनी अद्वितीय शक्ति के लिए प्रिय है। उसकी क्षमताएं सभी अपेक्षाओं को पार कर जाती हैं और नतीजतन लोग उसे उन कार्यों के लिए ढूंढते हैं जिन्हें एक समय में असंभव माना जाता था। वो व्यापार मार्गों को सुरक्षित करती है, फसलों के लिए बारिश बुलाती है और यहाँ तक कि उन्नत दवाएं भी विकसित करती है। ऐसा कोई चुनौती नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सकती। और फिर भी उसकी महानता के बावजूद वह सार्वभौमिक रूप से प्रिय नहीं है। कुछ लोग उसे नापसंद करते हैं। जब फीलिया घर लौटती है तो उसे प्रशंसा नहीं बल्कि ठंडे प्रतिरोध के साथ मुलाकात होती है। उसकी माँ उसकी कोशिशों को नहीं मानती। इसके बजाय वह उसे लोगों की अनंत इच्छाओं को पूरा करने में समय बर्बाद करने के लिए डांटती है। उसकी उपलब्धियों को अहंकार के रूप में खारिज कर दिया जाता है, एक अनावश्यक श्रेष्ठता प्रदर्शन के रूप में। मिया की तुलना में, जिसने आसानी से अपना संत प्रशिक्षण पूरा कर लिया और जिसकी गर्मजोशी स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करती है, फिलिया को कमी समझा जाता है। अपनी माँ के लिए वह केवल एक असफलता है जिसने संत बनने में बहुत समय लिया। एक ऐसी महिला जिसके पास सब कुछ है सिवाय उस एक चीज के जो वास्तव में मायने रखती है, एक मुस्कान। उस पर कठोर शब्दों की बारिश होती है, फिर भी फिलिया नहीं झिझकती। उसका चेहरा तटस्थ रहता है, जैसे कि डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। वह अपने बचाव में कुछ नहीं कहती, बस अपनी माँ से संक्षिप्त माफी मांगती है। वह बस बिना हिले खड़ी रहती है, जबकि डांट जारी रहती है। जब उसकी माँ अंततः चली जाती है तो घर में सन्नाटा छा जाता है। फिलिया अकेली रह जाती है अपने विचारों के साथ। वह अपने अस्तित्व के बोझ पर विचार करती है कि कैसे उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि एक संत का कर्तव्य सेवा और रक्षा करना होता है। उसने ठीक वैसा ही किया। उसने गटोनिया के लोगों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी वह उनकी नजरों में अजनबी बनी रही। चाहे उसने कितना भी दिया हो, एक चीज थी जो उसे अलग करती थी। उस शाम गेर्टोनिया में बारिश लगातार बरस रही है। फिलिया कांच के सामने खड़ी होकर अपनी ही परछाई को देख रही है। वह समझने की कोशिश कर रही है। वह अपने बचपन को याद करती है, जब उसने पहली बार समझा कि वह अलग है। तब भी वह कभी नहीं जानती थी कि मुस्कुराना कैसे होता है। शायद यही वजह थी कि उसके माता पिता उससे दूरी बनाए रखते थे। वह याद करती है कि उसने मिया को अपने आसपास के लोगों के प्यार में नहाते हुए देखा था, जिसे दूसरों के द्वारा आसानी से गले लगाया गया था। फिलिया ने कम उम्र में ही महसूस कर लिया था कि उसे पहचान पाने के लिए अंतहीन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वह मुस्कुरा नहीं सकती थी तो उसे अन्य तरीकों से खुद को अपरिहार्य बनाना था। दूसरी ओर ओसवाल्ड फिलिया के बारे में जवाब खोजने की अपनी खोज जारी रखता है। अपने हाथ में पुस्तिका पकड़े हुए उसे पता चलता है कि वह संतों की वंशावली में पैदा हुई थी, कि उसे 5 साल की उम्र में चर्च भेजा गया था, जहां उसने इतिहास, शिष्टाचार, जादू और मार्शल आर्ट्स सीखते हुए वर्षों तक कठिन प्रशिक्षण अंडरगॉन किया। मुस्कुराने में असमर्थता की भरपाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित, फिलिया ने हर संभव तरीके से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसके माता पिता उसकी कमजोरी देखते हुए ने उसे कठोर संत प्रशिक्षण में डाल दिया था। उसके मार्गदर्शक ने उसे उसकी सीमाओं तक धकेला था। उसे एक आदर्श संत में डाल दिया था, जो सब कुछ कर सकती थी, जो कभी नहीं लड़खड़ाती थी। उसने बेहिसाब कठिनाइयों को सहा और अकल्पनीय कौशलों में निपुणता हासिल की। और फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, एक बात थी जो वह कभी नहीं कर सकी, वह मुस्कुरा नहीं सकती थी। ओसवाल्ड ने फिलिया के बारे में अपना शोध जारी रखा और उसके जीवन के बारे में और भी खोज की। वह सिर्फ 16 साल की उम्र में संत बन गईं। तब से उन्हें सबसे महान के रूप में जाना जाता है। अब 19 साल की उम्र में उन्हें राजा की मान्यता मिली है और वह गेर्टोनिया के दूसरे राजकुमार प्रिंस जूलियस से सगाई कर चुकी हैं। जैसे ही ओसवाल्ड इस जानकारी को लेता है, उसकी पढ़ाई एक व्यक्ति द्वारा बाधित होती है जो एक शूरवीर के रूप में तैयार है। शूरवीर उसे बताता है कि महामहिम ने उसे बुलाया है। इस बीच फिलिया गटोनिया की गलियों में विचारों में खोई हुई चल रही है। जब उसकी सगाई प्रिंस जूलियस से हुई थी तो उसने सोचा था कि उसे आखिरकार वह पहचान मिलेगी जिसके लिए उसने हमेशा काम किया है। वह सोचती थी कि उसके प्रयासों की आखिरकार सराहना की जाएगी। फिर भी जैसे ही वह चलती है, वह देखती है एक लड़का खुशी से हंस रहा है जब उसका पिता घर लौटता है। वह घूरने से खुद को रोक नहीं पाती। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी छोटी बहन मिया उसे एक खुली किताब के पीछे से मुस्कुराते हुए मिलती है। हालांकि उनका घर कभी भी वास्तव में स्वागत नहीं करता, मिया की दयालुता लौटना आसान बना देती है। जैसे ही मिया उत्सुकता से बात करती है, वह देखती है कि फिलिया एक छोटा डिब्बा पकड़े हुए है। जिज्ञासावश वह उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। फिलिया उसे नहीं रोकती और मिया उसे खोलती है और अंदर एक नाजुक गुलाब के आकार की हेयर पिन पाती है। वह आश्चर्य से उसे देखती है। फिलिया ने कभी भी कपड़े, कला, संगीत या रुझानों से संबंधित चीजों में रुचि नहीं दिखाई है और फिर भी उसने यह उसके लिए खरीदा है। यह विचार मिया को खुशी से भर देता है। बदले में कुछ करने के लिए उत्सुक, मिया फिलिया के आगामी प्रिंस जूलियस के साथ मुलाकात के लिए एक पोशाक चुनने की पेशकश करती है। फिलिया संकोच करती है लेकिन मना नहीं करती। जूलियस ने वास्तव में कल उसे देखने के लिए कहा था।
जब मियाँ मजाक में पूछती है कि क्या यह एक डेट है, तो फिलिया नहीं जानती कि कैसे जवाब दे। लेकिन चूंकि मियाँ एक राजकुमार के साथ बहस नहीं कर सकती, वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे फिलिया की अगली छुट्टी के दिन खरीदारी करने जाएंगे। जैसे ही फिलिया मियाँ के उत्साह को देखती है, उसे याद आता है कि वे कितने अलग हैं। मियाँ गर्मजोशी और आकर्षण से भरी हुई है, हमेशा उन लोगों से घिरी रहती है जो उसकी प्रशंसा करते हैं। राजमहल में राजकुमार जूलियस अपने साथियों के साथ बात करते हैं और फिलिया के प्रति घृणा व्यक्त करते हैं। वह उसे दयनीय और असहनीय कहते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ का खिताब के रूप में मजाक उड़ाते हैं। अन्य लोग हंसते हैं और उसकी तुलना उससे पहले के महान संतों से करते हैं। कहते हैं कि उसके प्रयास उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। गटोनिया के लिए किए गए सभी अच्छे कामों के बावजूद उसने प्रशंसा से अधिक नाराजगी अर्जित की है। जूलियस के लिए वह एक महिला नहीं है, वह एक मशीन है, एक अछूत प्राणी जिसे कोई कभी प्रेम नहीं कर सकता। और उसने तय किया है कि गटोनिया को 2 संतों की आवश्यकता नहीं है। योजनाएं पहले से ही बनाई जा चुकी हैं, जल्द ही वे कार्रवाई करेंगे। अगले दिन मियाँ गटोनिया की व्यस्त गलियों में गर्व से नया गुलाबी हेयरपिन पहने हुए चलती हैं। लोग उन्हें गर्म मुस्कानों के साथ स्वागत करते हैं, उनके साथ बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक महिला पूछती है कि क्या आज उनका दिन छुट्टी का है, और जब मियाँ पुष्टि करती हैं तो और लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। एक बच्चा उन्हें फूलों का एक गुच्छा देता है और वह खुशी खुशी स्वीकार करती है। जब कोई उनके हेयरपिन के बारे में पूछता है तो वह चमकदार मुस्कान के साथ कहती हैं कि यह उन्हें उस व्यक्ति ने दिया है जिसे वह सबसे अधिक प्रशंसा करती है। उसी क्षण वह सोचती है कि क्या फिलिया पहले ही महल पहुंच चुकी है। महल के भव्य हॉल के अंदर फिलिया स्थिर कदमों के साथ चलती है। उसे तुरंत बुलाया गया है, लेकिन उसे नहीं पता क्यों। वह पास की खिड़की से बाहर देखती है और परिवार की गाड़ी को बाहर खड़ी देखती है। उसका पिता भी यहाँ है। जब वह राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करती है, जूलियस उसे एक असामान्य मुस्कान के साथ स्वागत करता है। उसने उसे पहले कभी इतना अच्छे मूड में नहीं देखा था। वह उसकी हाल की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए शुरू करता है, जैसे कि उसने उत्तर पश्चिम में वेयरवुल्व्स को हराया। लेकिन उसकी तारीफ करने के बजाय वह जल्दी से शिकायतें करता है। उसके सैनिक कहते हैं कि उसने अपनी भूमिका से आगे बढ़कर उनके काम छीन लिए और यहाँ तक कि नए युद्ध संरचनाओं का सुझाव देने की भी हिम्मत की। जूलियस कहते हैं कि यह किसी महिला की जगह नहीं है कि वह ऐसी चीजें करे। फिलिया चुपचाप सुनती है, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। जूलियस बहुत खुश दिखता है, उसकी मुस्कान उसके उठने के साथ चौड़ी हो जाती है। फिर बिना किसी झिझक के वह खबर देता है कि उनकी सगाई समाप्त हो गई है। उसका चेहरा शांत रहता है, लेकिन उसकी उंगलियां उसके कपड़े के कपड़े को कसते हैं, जैसे वह धीरे धीरे पूछती है कि क्यों। जूलियस नहीं हिचकता, उसने मियाँ से शादी करने का फैसला किया है। एक पल के लिए उसका दिमाग खाली हो जाता है। वह जारी रखता है हंसते हुए, फिलिया। वह कहता है, बहुत सही, बहुत मानव है। एक संत को कोमल, सुंदर और प्यारा होना चाहिए। वह उनमें से कोई नहीं है। दूसरी ओर मियाँ वह सब कुछ है जो एक रानी होनी चाहिए, सुंदर, गर्म और सभी द्वारा प्रिय। जब उसकी तुलना मियाँ से की जाती है तो फिलिया हमेशा कमतर होती है। फिलिया लंबे समय तक चुप रहती है, अंततः पूछती है, क्या मियाँ इस बारे में जानती है? जूलियस हंसता है और स्वीकार करता है कि वह नहीं जानती, अभी नहीं। लेकिन वह आत्मविश्वास से दावा करता है कि मियाँ ने हमेशा उसका ध्यान चाहा है। फिलिया उनके शब्दों को समझ पाती इससे पहले दरवाजे खुलते हैं और उसके माता पिता अंदर आते हैं। वे राजकुमार के निर्णय का विरोध नहीं करते, बल्कि फिलिया को इसे तुरंत स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। मियाँ एक अद्भुत रानी बनेगी। फिलिया मियाँ की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन इससे पहले कि वह इस खबर को समझ पाती, जूलियस एक और झटका देता है। वह गटोनिया छोड़ रही है। यह एहसास उसे तब पकड़ लेता है जब उसकी सांस थम जाती है। जूलियस ने उसे पारना कोडा को बेच दिया है। उसका मन दौड़ता है, इसे समझने के लिए संघर्ष करता है। पड़ोसी साम्राज्य ने हाल ही में अपना संत खो दिया है और एक नए की सख्त जरूरत है। उन्होंने फिलिया को लेने के बदले में एक भाग्य, गटोनिया की पूरी वार्षिक बजट के बराबर राशि की पेशकश की। यह एक उत्तम सौदा है, जूलियस बताते हैं। यह उसे महान दिखाता है, एक राजकुमार जो राज्य के भले के लिए अपनी मंगेतर का बलिदान करने के लिए तैयार है। उसका परिवार भी लाभान्वित होगा। वे पैसे का 30% प्राप्त करेंगे। उसके माता पिता बहुत खुश हैं और प्रिंस जूलियस के शब्दों में मियाँ भी खुश होगी। ऐसा लगता है कि इस निर्णय से हर कोई लाभान्वित होगा, फिलिया को छोड़कर। जैसे ही वह विचारों में डूब जाती है, उसके माता पिता की हंसी सन्नाटे को चीर देती है। उनकी आवाज में कोई दया नहीं है, केवल उपहास। वे मजाक करते हैं कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि एक राज्य किसी फिलिया जैसी लड़की के लिए इतना भुगतान करेगा। पहली बार किसी ने उसमें मूल्य पाया है, जो काफी अजीब है। इस सौदे से न केवल उसके माता पिता को धन मिलेगा, लेकिन इससे उन्हें अपनी बेटी का बलिदान करके दूसरे देश की रक्षा करने के लिए उच्च समाज के बीच पहचान भी मिलेगी। उनके शब्द उसे वापस लाते हैं उन सभी प्रयासों में जो उसने किए, हर कार्य जो उसने पूरा किया, हर जीवन जिसे उसने बचाया, उनके अनुमोदन को जीतने की उम्मीद में किया। आखिर में वे उसे इतनी आसानी से छोड़ देते हैं जैसे वह कभी उनकी बेटी थी ही नहीं। उसके विचार काले हो जाते हैं, जो खुशी के लिए बची हुई किसी भी जगह को निकल जाते हैं। इस बीच हर चीज से बेखबर मियाँ अपनी सामान्य शालीनता और संतुलन के साथ घर लौटती है। जब फिलिया पहुंचती है तो उसे अपना सूटकेस पहले से ही गेट के बाहर रखा हुआ मिलता है, जैसे कि उसकी उपस्थिति का अब स्वागत नहीं है। वह इसे उठाती है, जाने के लिए तैयार है, लेकिन रुक जाती है और पीछे मुड़ जाती है। उसका एक हिस्सा सोचता है कि वह अलग तरीके से क्या कर सकती थी, उसने चीजों को कैसे बदला होगा। लेकिन सच तो यह है, उसे शायद कभी पता नहीं चलेगा। उस रात वह एक गाड़ी में राज्य छोड़ देती है, अब कुछ भी ठीक करने में असमर्थ, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। महल में प्रिंस जूलियस पहले से ही सोच रहे हैं कि पारना कोडा द्वारा फिलिया के लिए दी गई बड़ी रकम कैसे खर्च की जाए। राजा की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है और पहले राजकुमार फर्डिनेंड ने अपने भाई की शक्ति के डर से पीछे हटने के बाद जूलियस का राज्याभिषेक अनिवार्य लगता है। जल्द ही वह गर्टोनिया पर शासन करेगा। उसके दिमाग में सब कुछ सही हो रहा है। उसके पास सिंहासन होगा, दरबार की प्रशंसा होगी और मियाँ उसके साथ होगी। इस बीच फिलिया कठोर इलाकों, पहाड़ों, नदियों और घुमावदार सड़कों के पार दिन रात यात्रा करती है। लंबी थकाऊ यात्रा उसे थका देती है और वह नींद में डूबती उतराती रहती है।
कुछ और करने को नहीं है। उसका मन भटकता है। वह सोचती है कि पार्ना कोडा किस तरह की जगह होगी। उन्होंने उसके लिए इतनी अधिक कीमत चुकाई, निश्चित रूप से वे उम्मीद करते हैं कि वह इसके लायक होगी। वह मानती है कि वे उसे कड़ी मेहनत करवाएंगे और शायद ये उचित है, लेकिन चाहे वह कहीं भी क्यों न जाए, एक संत के रूप में उसकी जिम्मेदारी अपरिवर्तित रहती है। यही एक स्थिरता है। जब गाड़ी अचानक रुक जाती है तो उसके विचार बाधित हो जाते हैं। कोचमैन उसे सूचित करता है कि वे उसे जितनी दूर ले जा सकते थे ले आए हैं। उसे सीमा से दूसरी गाड़ी में जाना होगा। अपना सूटकेस ले जाते हुए वह अकेले सुरंग की ओर चलती है, जो देशों के बीच की सीमा को चिह्नित करती है। दूर किनारे पर वह दूरी में आकृतियों को देखती है और सोचती है कि क्या शहर के उस बिंदु पर लोगों का होना सामान्य है। अपने आश्चर्य के लिए उसे एक समूह शूरवीरों का स्वागत करने के लिए औपचारिक रूप से कतारबद्ध मिलता है। जब वह पार्ना कोटा में आती है, उनका नेता ओसवाल्ड आगे आता है। वह अपनी हाथ को गर्म मुस्कान के साथ आगे बढ़ाता है, कुछ ऐसा जिसे फिलिया ने गैरेटोनिया में कभी अनुभव नहीं किया था। जल्द ही फिलिया पार्ना कोडा के प्रिंस ओसवाल्ड द्वारा तैयार की गई गाड़ी में सवार होती है। वह सोचती है कि लोग उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये केवल स्वाभाविक है। उन्होंने उसके लिए बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए वे निश्चित रूप से अपने निवेश का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहते हैं। लेकिन जब वह महल पहुंचती है तो वह उसके लिए तैयार की गई स्वागत पार्टी को देखकर आश्चर्यचकित होती है। उनका डिनर सजावट से सजा हुआ है और लंबी मेजें विशाल भव्य भोजन से भरी हुई हैं। एक समूह रईस उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा होता है, जिसका नेतृत्व चर्च के प्रमुख करते हैं। वह व्यक्त करते हैं कि वे पार्ना कोडा में उनका स्वागत करके कितने खुश हैं, और अन्य भी यही भावना व्यक्त करते हैं। फिलिया, जो इस तरह के व्यवहार की आदी नहीं है, तुरंत पूछती है कि उसके दिन के कार्य क्या हैं। उसके आश्चर्य के लिए उसे बताया जाता है कि उसके दिन का एकमात्र कार्य स्वागत समारोह का आनंद लेना है। चर्च के सदस्य फिर उसे विभिन्न प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते हैं, उसे खाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं। उनकी खुशी उसे चौंका देती है, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देती है। खाना खाते समय फिलिया सोचती है कि कैसे वह पहले ऐसी सभाओं में केवल एक दीवार पर चढ़ने वाले पौधे जैसी होती थी। वह अपनी सलाद खाती है और उसे यह जानकर हैरानी होती है कि यह कितनी स्वादिष्ट है। फिर प्रिंस ओसवाल्ड उसके पास आते हैं, उससे खाने के बारे में पूछते हैं और सब्जियों पर टिप्पणी करते हैं। वह उल्लेख करता है कि उसने खुद सब्जियां उगाई। इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण हुई कठिनाई के बावजूद फिलिया मानती है कि वह एक किसान है और मदद की पेशकश करने की तैयारी करती है। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर सके, एक और व्यक्ति उसे बुलाता है, उसे प्रिंस ओसवाल्ड कहकर संबोधित करता है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरे समय राजकुमार से बात कर रही थी। जो उसे बुलाता है वह जॉन है, चर्च का प्रमुख जिसने उसका स्वागत किया था पहले। वह प्रिंस ओसवाल्ड को यह बताने वाला है कि प्रिंस रिचर्ड उसकी खोज कर रहे हैं। जॉन फिर प्रिंस ओसवाल्ड को पार्ना कोडा के दूसरे राजकुमार के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रिंस ओसवाल्ड उसे औपचारिक रूप से अभिवादन करते हैं और जॉन प्रिंस रिचर्ड को खोजने के लिए निकलता है ताकि वह उसका भी परिचय करवा सके। अकेले छोड़े गए प्रिंस ओसवाल्ड फिलिया से कहते हैं कि वह कुछ कहना चाहता है। वह घबराई हुई अपनी स्कर्ट को पकड़ती है कि यह क्या हो सकता है, लेकिन आलोचना के बजाय वह सिर झुकाते हैं और माफी मांगते हैं। वह स्वीकार करता है कि एक संत को खरीदना अपमानजनक कार्य माना जा सकता है और उसकी गरिमा के लिए अपमानजनक है, लेकिन पिछले संत के जाने के बाद उनके राज्य के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, चुनाव। जब गैरेटोनिया ने फिलिया को पेश किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके लिए एक दिव्य आशीर्वाद था। इसलिए वह वादा करता है कि वह पार्ना चोड़ा में रहते हुए उसकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। वह कहता है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन वह उनके देश से प्यार करेगी। फिलिया स्तब्ध है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई राजकुमार ऐसा कुछ कहेगा। प्यार अब उसके लिए एक दूर की बात है। वह अब इसका मतलब भी नहीं जानती। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। प्रिंस ओसवाल्ड इसे नोटिस करते हैं और चिंता करते हैं कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया। तनाव को कम करने के लिए वह बातचीत को सब्जियों की ओर मोड़ देते हैं। फिलिया का कहना है कि वह कुछ दिनों में वर्षा बढ़ा सकती है अगर उसे समय दिया जाए, लेकिन ऐसा कहते हुए उसके मन में एक स्मृति कौंध जाती है। जब भी वह अन्य लोगों की मदद कर रही होती है तो वह अक्सर उसे चेतावनी देती है कि वह दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे। इसलिए वह अपने विचारों से पीछे हट जाती है और सोचती है कि क्या वह फिर से ऐसा कर रही है, लेकिन उसे जो प्रतिक्रिया मिलती है वह आलोचना से बहुत दूर होती है। प्रिंस ओसवाल्ड अति प्रसन्न है। उनकी खुशी एक अन्य व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करती है, प्रिंस रिचर्ड, पार्ना चोड़ा के पहले राजकुमार। प्रिंस रिचर्ड फिलिया का स्वागत करते हैं और उसकी क्षमताओं के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। उस क्षण दो राजकुमारों के बीच खड़े होकर जो उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देते हैं और उसकी क्षमता की बात करते हैं, दबाव महसूस होता है। उम्मीदों का भार उसके कंधों पर भारी पड़ता है। उस दिन उसका पार्ना चोड़ा के नई संत के रूप में भूमिका शुरू होती है। दोपहर के बाद फिलिया अपनी बग्घी में फिर से राज्य के माध्यम से यात्रा करती है। सड़कें धुंधली हैं और लोग थके हुए लग रहे हैं। वह उनकी बातचीत सुनती है। वे बढ़ती कीमतों और राक्षसों की वापसी से लाए गए कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं। व्यापार और अधिक कठिन हो गया है। उनमें से कई कहते हैं कि चीजें अलग थीं जब पिछली संत जीवित थीं। वे याद करते हैं कि वह कितनी दयालु थीं। जीवन तब कितना आसान था। वे एक नए संत को चाहने की बात करते हैं और कुछ कहते हैं कि संत फिलिया अभी आई हैं, लेकिन अन्य टिप्पणी करते हैं कि वह अभेद्य लगती हैं। अगली सुबह फिलिया एक विशाल शयनकक्ष में जाग उठती है। जॉन ने उन्हें बताया था कि उनके पास एक नया घर होगा, लेकिन यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। यह स्थान उनके गैरेटोनिया के घर के पूरे आकार का दुगुना है। वह अपने बिस्तर से उठती है और तैयार होने लगती है और अंततः सच्चाई को स्वीकार करती है। उसे याद आता है कि प्रिंस ओसवाल्ड ने कहा था कि उसे उनके देश से प्यार करने की कोशिश करनी चाहिए। विचार भारी लगता है, लेकिन यह उसे एक लक्ष्य भी देता है। अगर उसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है तो उसे पहले से भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वह बिस्तर से उठती है और घर के लंबे गलियारों से होकर गुजरती है। चलते हुए उसे लियोनार्डो और लीना बटलर और नौकरानी मिलते हैं। वे उसे इतनी सुबह उठे देखकर हैरान होते हैं और उसे अधिक आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन फिलिया जल्दी उठने की आदी है। इसलिए उनकी सलाह के बजाय वह उनसे उसके लिए कुछ तैयार करने को कहती है। उस दिन फिलिया अपनी गाड़ी में सवार होती है। उसके हाथों में एक बड़ा नक्शा खुला होता है।
उसकी आंखें पूरे पार्नाचोटा के राज्य का निरीक्षण करती हैं। महाद्वीप के केंद्र में स्थित और 5 अन्य देशों से घिरा हुआ यह राज्य प्राकृतिक विशेषताओं से समृद्ध है, जैसे कि जंगल और पहाड़। लेकिन जंगल और पहाड़ राक्षसों के लिए प्राकृतिक घोंसले के रूप में काम करते हैं। उसकी आंखें नक्शे का अध्ययन करती हैं, क्योंकि वह चुपचाप अपनी पहली मंजिल चुनती है। इससे पहले कि वो कुछ कह सके, वे जल्दी से समझाते हैं कि उन्हें उसकी जरूरतों का ध्यान रखने और उसके सभी कर्तव्यों में उसके साथ जाने के लिए नियुक्त किया गया है। लीना को यह देखकर अभी भी आश्चर्य होता है कि फिलिया कितनी जल्दी उठ जाती है, लेकिन फिलिया को यह बात कुछ भी नहीं लगती। यह उसकी आदत है, वह हमेशा इसी तरह काम करती है। उनकी प्रतिक्रियाएं अविश्वास और चिंता से भरी होती हैं। अगर वह रोजाना इसी तरह काम करती है तो उन्हें उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। वह उन्हें बताती है कि वह राक्षसों के घोंसले खोज रही है और जिस इलाके में वे जा रहे हैं उस आधार पर लियोनार्डो आसानी से उनके लक्ष्य का अनुमान लगाता है, डेट्राहॉर्न पर्वत। जब वे पहाड़ों के आधार पर पहुंचते हैं तो आकाश एक भयानक भूरे रंग का होता है और हवा अस्वाभाविक रूप से भारी महसूस होती है। उन पर एकदम घुटने वाला दबाव छा जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिलिया तुरंत संकेत पहचान लेती है। इलाके में एक मजबूत राक्षस उपस्थिति है। वह सुझाव देती है कि वे पीछे रहें, लेकिन दोनों बिना हिचकिचाए हथियार निकालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे पूरी तैयारी के साथ उसे बचाने आते हैं। जब वह काम करती है, फिलिया हैरान है, लेकिन मान लेती है कि वे यह सुनिश्चित करने आए हैं कि वे अपना काम सही से कर रही हैं। यह पहली बार है जब किसी ने उसे उसके धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए देखा है और यह उसे थोड़ा विचलित कर रहा है। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, लीना सवाल पूछने लगती है। उसे पिछले संत के साथ काम करने का कभी मौका नहीं मिला था और वह नहीं जानती कि प्रक्रिया कैसी दिखती है। लियोनार्डो, जो कभी पूर्व संत के अधीन सेवा करता था, उसे अनुष्ठान समझाता है। पहले संत को गहराई से प्रार्थना करनी होती है, दिव्य शक्ति को बुलाना होता है ताकि प्रकाश के खंभों का निर्माण हो सके। ये खंभे सुरक्षा बाधा का आधार बनाते हैं। एक बार स्थापित होने के बाद बाधा उस क्षेत्र को पवित्र भूमि में बदल देती है जहां राक्षस कमजोर हो जाते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं। जितने अधिक खंभे होते हैं, बाधा उतनी ही मजबूत होती जाती है, लेकिन प्रक्रिया कठिनाई भरा। केवल एक स्तंभ का निर्माण करना भी एक पूरा दिन ले सकता है। यही कारण है कि वे यहाँ हैं, फिलिया की सुरक्षा के लिए, जब वह काम करती है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए फिलिया ने पहला स्तंभ इतनी आसानी से पूरा कर लिया। लियोनार्डो अपनी घड़ी निकालता है, ये देखते हुए कि उसने इसे सिर्फ 30 मिनट में पूरा किया। उसके लिए ये कोई असामान्य बात नहीं है। वह अनायास ही कहती है कि वह विभिन्न क्षेत्रों में 7 और स्तंभ बनाने की योजना बना रही है, यह अनुमान लगाते हुए कि वह उन्हें दोपहर के भोजन के बाद तक समाप्त कर देगी। लीना उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखती है, मुश्किल से विश्वास कर पाती है कि वह क्या सुन रही है। यह देखकर लियोनार्डो भी स्तब्ध रह जाते हैं। पिछले संत के लिए एक भी स्तंभ खड़ा करना कितना कठिन था, यह याद उनके लिए अब भी ताजा है। फिलिया को एक जगह से दूसरी जगह बिना रुके काम करते देख वे समझ जाते हैं कि वह कितनी असाधारण है। प्रिंस ऑन्स्वाल्ट ने सही निर्णय लिया। वह किसी भी उम्मीद की जाती थी। जब तक फिलिया आखिरी स्तंभ को खड़ा करती है, तब तक परिवर्तन चौंकाने वाला होता है। भारी माहौल गायब हो जाता है, उसकी जगह गर्म रोशनी और हल्की हवा ले लेती है। लियोनार्डो उसके अविश्वसनीय काम के लिए उसकी प्रशंसा करता है और सुझाव देता है कि वे आराम करने के लिए घर लौटें, लेकिन फिलिया मना कर देती है। वह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पति का अध्ययन करना चाहती है, ये मानते हुए कि यह जानकारी भविष्य के शोध में उपयोगी हो सकती है। उसके बाद वह और अधिक स्थापित करने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाती है। बाधाएं। लीना और लियोनार्डो एक दूसरे की ओर देखते हैं, हारे लेकिन मान चुके हैं। उनके पास उसे उसके अडिग फैसले का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गति। जब वे आखिरकार उस शाम को घर लौटे हैं तो फिलिया माफी मांगती है कि उसने उन्हें इतनी देर तक बाहर रखा। वे कहते हैं कि कोई बात नहीं है और यहाँ तक कि उनकी प्रशंसा भी करते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि वे अभी भी सदमे में हैं। फिलिया ने उन्हें कोई ब्रेक नहीं दिया। अब भी वह अधिक कार्यों के बारे में बात कर रही है। अंततः वे बोलते हैं, उसे बताते हैं कि उसे रुकना चाहिए। वह खुद को बहुत मेहनत कर रही है और अगर कुछ भी उसके साथ होता है तो इसका उन पर बुरा असर पड़ेगा। लियोनार्डो ने उसे स्पष्ट रूप से कहा कि उसने एक दिन में इतिहास के किसी भी संत से 3 गुना अधिक पूरा कर लिया है। वह बिना रुके काम करती है, यहाँ तक कि गाड़ी में भी। लीना सहमत होती है, कहती है कि वह आमतौर पर संत जो करते हैं उससे आगे जा रही है। फिलिया उलझन में सुनती है। उसे अपनी ट्रेनिंग याद आती है। उसे सिखाया गया था कि वह सब कुछ सीखे ताकि वह अपने देश की रक्षा कर सके। लेकिन जब प्रिंस जूलियस को पता चला कि वह एक नई दवा विकसित कर रही है तो उसने उसे इससे पीछे हटने को कहा। लियोनार्डो ने सुझाव दिया कि वह कल के लिए एक दिन की छुट्टी ले ले। फिलिया ने उसे हैरानी से देखा, जैसे वह पहली बार यह वाक्य सुन रही हो। एक संत का छुट्टी लेना गैर जिम्मेदाराना, यहाँ तक कि खतरनाक महसूस होता है। लियोनार्डो ने विरोध किया। उसकी सेहत भी मायने रखती है। अगर वह गिर जाती है तो राष्ट्र को और भी अधिक नुकसान होगा। फिलिया कुछ समय के लिए चुप रहती है। जो वे कह रहे हैं वह सब कुछ के खिलाफ है जो उसकी मां ने उसे कभी बताया था। फिर भी वह जोर देती है कि राज्य एक गंभीर स्थिति में है। कम से कम उसे कल पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बाधाओं को खड़ा करना चाहिए। जैसे ही लेना और लियोनार्ड फिलिया के क्वार्टर से निकलते हैं, वे उसके बारे में बात करते हैं। लेना कहती है कि वह कितनी दृढ़ और ईमानदार है, लेकिन कुछ तरीकों से अजीब और असहाय भी है। फिर भी वह देखती है कि फिलिया अकेले काम करना पसंद करती है। इसके साथ ही लियोनार्ड ने कुछ साझा किया जो प्रिंस ओसवाल्ड ने उसे बताया कि फिलिया वास्तव में अकेले बिना किसी एस्कॉर्ट या सहायक के परनाकौर्ता की सीमाओं तक गई थी। लीना हैरान है। उसके लिए यह संत के साथ व्यवहार करने का उचित तरीका नहीं है। संत अपने देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको सावधानी से संभालना चाहिए। वह समझ नहीं पाती कि गटोनिया ऐसा क्यों अनुमति देगा। और अधिक सुरक्षात्मक महसूस करते हुए लीना ने फैसला किया कि वह फिलिया का अधिक ख्याल रखेगी। उम्मीद है कि वह खुद का बेहतर ख्याल रखना सीखेगी। अगली सुबह सड़कों पर सामान्य से अधिक हलचल है। बाजार की सड़कों के साथ सब्जियों और फलों से भरे बोरे लाइन में लगे हैं और लोग बात कर रहे हैं कि फिलिया ने क्या किया है। कुछ समय में पहली बार वे आखिरकार भंडार कर सकते हैं। अफवाहें फैलती हैं कि उसने कितनी मेहनत से भोर से सांझ तक काम किया और लोग उसकी इसके लिए सराहना करते हैं। वे उसे अपनी संत के रूप में पाकर खुश हैं।
प्रिंस ओसवाल्ड ये सारी प्रशंसा सुनते हैं जब वह शहर से गुजरते हैं और उनके होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। इस बीच गटोनिया में मिया अब राज्य की संत के रूप में सेवा करती है। वह हमेशा फिलिया की प्रशंसा करती रही है, उसकी ताकत, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी दयालुता के लिए। मिया मानती थी कि जब तक वह फिलिया के उदाहरण का पालन करती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जब फिलिया चली गई है, मिया को काम करने की वास्तविकता का सामना करना होगा, अकेला। राक्षस राज्य भर में तेजी से बढ़ रहे हैं और सामान्य शिकार दल उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। प्रिंस जूलियस गुस्से में है। वह नियमित रूप से शिकार दल भेज रहे हैं लेकिन वे प्रगति नहीं कर रहे हैं। फिलिया के जाने के बाद कोई भी राक्षसों को भगाने के लिए नहीं बचा है। वह पहले सब कुछ संभालती थी और अब उसके बिना पूरा सिस्टम बिखर रहा है। नाराज होकर प्रिंस जूलियस मांग करता है कि उनकी संपत्ति का उपयोग स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जो भी करना पड़े किया जाए। नियंत्रण। फिलिया के जाने के बाद से राज्य अधिक शोरगुल वाला हो गया है। लोग मिया की ओर देखते हैं, आशा करते हैं कि वह सब कुछ सुलझा देगी, लेकिन वह खुद भी खोया हुआ महसूस करती है। उसे यह अजीब लगता है। फिलिया ने एक पड़ोसी देश की रक्षा के लिए प्रस्थान किया, फिर भी उससे पहले कुछ नहीं कहा। मिया को याद है जब फिलिया गायब हो गई थी, उसने अपने पिता से पूछा था क्यों। अगर किसी संत की जरूरत थी तो मिया जा सकती थी। वह अभी तक सगाई नहीं हुई है, लेकिन उसके पिता ने उसे धोखा दिया। उसने कहा कि यह फिलिया की पसंद थी। अब मिया इस सब पर फिर से सोचती है। फिलिया पूरी तरह सही है, इसलिए यह संभव नहीं है कि वह बिना मिया को उसके कामों की जिम्मेदारी सौंपे या कम से कम अलविदा कहे चली जाती। इसका केवल एक ही मतलब है, या तो यह सब अचानक हुआ या उसे अनुमति नहीं दी गई। वह इससे नाराज हो जाती है। वह सोचती है कि यह किसने किया हो सकता है, कौन उसकी बहन को उससे दूर ले गया। जो भी हो, वह कसम खाती है कि वह उन्हें जिम्मेदार ठहराएगी। लाइना नौकरानी आसानी से राक्षसों का वध कर रही है। उसकी चालें तेज और सटीक हैं। उसके साथ है लियोनार्ड नौकर, जो अपनी लड़ाई का हिस्सा खुद संभाल रहा है। उसकी आकृति उतनी ही सुंदर और घातक है जितनी उसके। फिलिया उन दोनों से अलग खड़ी होती है, अपने हाथ में एक नक्शे पर मौन रूप से जानकारी लिख रही है। वह पारनागोर्ता के शौर्य आदेश की कहानियों को याद करती है। इसके बारे में सोचते हुए आदेश में उनके नौकरानियों और बटलरों को युद्ध कला में शामिल किया जा सकता था। प्रशिक्षण। फिर भी वह इन दोनों के द्वारा दिखाए गए शानदार कौशल को नकार नहीं सकती। जैसे ही आखिरी राक्षस गिरता है, फिलिया उनके काम की तारीफ करती है, लेकिन दोनों लीना और लियोनार्ड जल्दी से अपने प्रयासों को कम आंकते हैं। राक्षस पहले से ही उस आश्रय के कारण कमजोर हो गए थे जो फिलिया ने बनाया था, और जिन मूलभूत औषधियों को उसने प्रदान किया था उन्होंने केवल उनके प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। लेना की जिज्ञासा तब बढ़ जाती है जब वह नोटिस करती है कि फिलिया ने अपने नक्शे पर कौन से निशान बनाए हैं। वह नहीं समझ पाती कि इन निशानों का अर्थ क्या है। फिलिया समझाती है कि वह राक्षसों के प्रकोप में वृद्धि को रिकॉर्ड कर रही है। हालांकि उन्होंने उन्हें खत्म कर दिया। प्राणी फिर से लौट आते हैं जल्दी। फिलिया उन्हें बताती हैं कि सतह के नीचे एक राक्षस क्षेत्र है, एक क्षेत्र जो राक्षसों को घर करता है। ये प्राणी कभी कभी सतह पर अपना रास्ता खोज लेते हैं, और जैसे जैसे राक्षसी आबादी बढ़ती है वैसे वैसे इन आक्रमणों की आवृत्ति भी बढ़ेगी। इससे पहले कि बातचीत जारी रह सके, लियोनार्ड घोषणा करता है कि गाड़ी तैयार है, ये संकेत देते हुए कि यह महल की ओर बढ़ने का समय है। लेकिन जाने से ठीक पहले लीना फिलिया को याद दिलाती है कि उनके मन में एक और गंतव्य है। इस बीच प्रिंस ओसवाल्ड परनाकोर्ता की सड़कों पर घूमते हैं, जहां वे नगरवासियों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं। वह उल्लेख करते हैं कि वे एक डेट पर हैं और भीड़ में जिज्ञासा बढ़ती है। जब वह उनके मिलने के स्थान पर पहुंचते हैं तो वह आश्चर्यचकित होते हैं कि फिलिया पहले से ही वहां है। वह एक मैरून गाउन में सजी होती है, एक पोशाक जिसे वह शायद ही कभी पहनती है। प्रिंस ओसवाल्ड तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सुंदरता, जबकि लीना उसके पीछे से एक मनोरंजक अभिव्यक्ति पहनने में मदद नहीं कर सकती। यह स्पष्ट है कि लीना प्रिंस ओसवाल्ड के साथ इसे अंजाम देने में एक साथी है, डेट। लेकिन फिलिया, जो पहले से ही व्यस्त रह चुकी है, वास्तव में नहीं समझती कि डेट का मतलब क्या होता है। अनिश्चित होकर वह लीना के सुझाव पर ओसवाल्ड के साथ ऑनबर्ग घूमने का निर्णय लेती है। इस तरह का व्यवहार फिलिया के लिए असामान्य है और वह नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उनकी पहली यात्रा वाणिज्यिक क्षेत्र में होती है, जहां बाजार गतिविधियों से भरे होते हैं। हालांकि यह क्षेत्र अतीत में राक्षस हमलों का लक्ष्य रहा है, लेकिन फिलिया की मदद से अब यह सामान्य हो गया है। प्रयासों के लिए धन्यवाद। प्रिंस ओसवाल्ड अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे फिलिया उलझन में पड़ जाती है। वह खुद को ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं मानती। आखिरकार वह तो केवल अपना काम कर रही है, लेकिन अपनी सोच के बावजूद वह उनके शब्दों से रोमांचित हो जाती है, और लीना उसकी प्रतिक्रिया को देखकर स्पष्ट रूप से खुश होती है। जब वे सड़कों पर चलते हैं तो गटोनिया का एक व्यक्ति फिलिया को देखता है। वह उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसकी व्यापार में मदद की। उसका बेटा भी उसके साथ है। फिलिया को याद है कि गटोनिया में बच्चे उससे कितना डरते हैं, इसलिए वह चिंतित है कि वह इस बच्चे को भी डरा सकती है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए बच्चा बस उसे एक उज्जवल मुस्कान के साथ धन्यवाद देता है। अप्रत्याशित दयालुता उसे अवाक कर देती है। यह समझने में असमर्थ है कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वास्तव में पूरे शहर की प्रतिक्रिया समान लगती है। लोग फिलिया के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में फल और सब्जियां भेंट करते हैं। वह उनके दयालुता से अभिभूत है। लेकिन चीजें बहुत ज्यादा अराजक होने से पहले प्रिंस ओसवाल्ड धीरे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसे दूर ले जाते हुए भीड़ से माफी मांगते हैं। लेना पीछे से देखती है, स्पष्ट रूप से मनोरंजित। उनका अगला गंतव्य एक सुंदर कैफे है जो फूलों और पौधों से घिरा हुआ है। प्रिंस ओसवाल्ड मेनू की ओर इशारा करते हैं और फिलिया से कहते हैं कि जो चाहो वो ऑर्डर करो। फिलिया हिचकिचाती है, यह तय नहीं कर पा रही है कि क्या चुनना है। वह किसी भी खाने योग्य चीज से संतुष्ट है। उसकी अनिश्चितता को समझते हुए प्रिंस ओसवाल्ड कुछ वस्तुओं का सुझाव देते हैं और फिलिया उनकी बात का पालन करती है। पूरी प्रक्रिया उसके लिए अजनबी लगती है। वह इस तरह से व्यवहार किए जाने की अभ्यस्त नहीं है और उसे नहीं पता कि ऐसे में कैसे व्यवहार करना है। प्रिंस ओसवाल्ड हालांकि बातचीत शुरू करके उसकी असुविधा को कम कर देते हैं। वह उसके काम के लिए धन्यवाद करते हैं और उसे अत्यधिक परिश्रम न करने की याद दिलाते हैं।
उसकी चिंता, हालांकि अच्छी नीयत से की गई, फीलिया को और भी संकोच में डाल देती है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह खुद को संक्षिप्त उत्तर देने से ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। उसके बारे में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उसके अतीत ने ऐसे विचारों के लिए ज्यादा जगह नहीं छोड़ी है और वह कुछ व्यक्तिगत कहने के लिए संघर्ष करती है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, फीलिया चाय पसंद करती है। उसे इसकी शांत खुशबू पसंद है, जिस तरह से यह उसके मन को सुकून देती है। वह चाय की एक चुस्की लेती है, परिचित गर्माहट का आनंद लेती है और राजकुमार ओसवाल्ड से कहती है कि वह नहीं कह सकती और वह नहीं जानती कि खुद को कैसे समझाए। प्रिंस ओसवाल्ड पूछते हैं कि वह अब कहां जाना चाहती है, लेकिन फीलिया का मन कहीं और है। वह केवल महल के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश चाहती है। पुस्तकालय, ये कोई खास डेट नहीं है, लेकिन किताबें उसे अपनी ओर बुलाती हैं। वह राक्षस प्रकोप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऐसे पैटर्न हैं जिन्हें वह समझा नहीं पा रही है, जो भूगोल या पूर्व संत की अनुपस्थिति के साथ मेल नहीं खाते। उसे गटोनिया के इतिहास की किताबों में समान घटनाएं याद हैं और पार्नाकोट्टा के रिकॉर्ड भी मेल खाते हैं। उसकी परिकल्पना अधिक स्पष्ट होती जा रही है। डेमन रियल्म धीरे धीरे सतह के करीब आ रहा है। हालांकि राजकुमार और लेना दोनों इसे समझ नहीं रहे हैं, इसलिए फिलिया 400 साल पहले की कहानी साझा करती है, जब डेमन रियल्म लगभग टूट गया था, के माध्यम से राक्षस उग्र हो गए और अराजकता का राज था। अस्मोडियस, एक महादानव, ने नेतृत्व किया, मानव और पशुओं दोनों को मार डाला। लेकिन फिर एक संत, जिसका नाम फियाना ईसविले था, जिसे आर्क संत फियाना के रूप में जाना जाता था, उसके सामने खड़ी हो गई। उसने राक्षसों को खत्म करने के लिए बड़े अवरोध बनाए और अस्मोडियस के अजेय शरीर को सील कर दिया, जिससे भूमि में शांति लौट आई और इतिहास आज तक जारी है। फिलिया से मिली गंभीर जानकारी के कारण प्रिंस ओसवाल्ड महल में तुरंत बैठक बुलाते हैं। सभी उच्च पदस्थ अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। मेज के एक तरफ खड़ी होकर फिलिया संकट की व्याख्या करती है। राक्षस आक्रमणों की बढ़ती संख्या जो 20 गुना तक बढ़ सकती है। जबकि वह बाहर से शांत दिखती है, अंदर से वह अभी भी हैरान है। प्रिंस ओसवाल्ड ने केवल उसके सिद्धांत को नहीं सुना, उन्होंने उस पर कार्य किया। गटोनिया में उसके विचारों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। प्रिंस जूलियस ने हमेशा उसे उसकी जगह जानने के लिए कहा था, चाहे उसने मदद करने की कितनी भी कोशिश की हो। उसके शब्दों का बोझ महसूस होता है। कमरा घबराहट में डूब जाता है। यदि राक्षसों की संख्या वास्तव में उसके अनुसार बढ़ती है, तो उनके वर्तमान बल अभिभूत तर्कसंगत कदम सैन्य उपस्थिति बढ़ाना होगा, लेकिन उनके रक्षा कोष वर्ष के लिए कम है। फिलिया संदेह के लिए तैयार होती है, लेकिन प्रिंस ओसवाल्ड मौन तोड़ते हैं। वह सैन्य बजट को 3 गुना करने का प्रस्ताव देते हैं, यहां तक कि इसके बारे में अपने पिता और भाई से बात करने की पेशकश भी करते हैं। उस पर उनका भरोसा। कमरा, एक क्षण का हिचकिचाहट है, फिर सहमति की फुसफुसाहट। कोई आपत्ति नहीं उठाता। फिलिया को विश्वास नहीं होता कि प्रिंस ओसवाल्ड को उस पर कितना भरोसा है, इसलिए वह उसे मदद करना चाहती है। महल के अधिकारियों की मदद से वह अपने नक्शे की समीक्षा करती है और रक्षात्मक रणनीतियां तैयार करती है। लेकिन कई घंटों की योजना के बाद भी उनकी उपलब्ध सेनाएं अभी भी कम पड़ती हैं। उनके पास पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए न तो समय है, न ही संसाधन। इलाके में वह जगती है, लेकिन एक और समाधान पेश करती है, जो एक महान शुद्धिकरण बाधा बनाने का है। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली अनुष्ठान है, इतना मजबूत कि पूरे राज्य की रक्षा कर सके। जर्न चर्च के एक प्रमुख इस अनुष्ठान की कठिनाई का उल्लेख करते हैं, लेकिन फिलिया यह कर सकती है। एकमात्र कमी यह है कि उसे संरचना के केंद्र में बने रहना होगा, इसके केंद्र के रूप में कार्य करना होगा। इसका मतलब है राजधानी में रहना और अब तक किए गए अन्य संत कार्यों को नहीं कर पाना। उसे राजकुमार से हिचकिचाहट की उम्मीद है, शायद निराशा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वह योजना का स्वागत करता है। वह उसे आश्वस्त करता है कि वह पहले से ही बहुत कुछ कर रही है और उसे राजधानी में सुरक्षित रखना एक बेहतर परिणाम है। बाद में किले के बाहर फिलिया खुले आसमान के नीचे खड़ी होती है, जैसे कि वह गहरे विचारों में खोई हुई हो, जब प्रिंस ओसवाल्ड उसके पास आते हैं और वह स्वीकार करती है कि उसे अपनी छोटी बहन की याद आती है। मिया को प्राचीन अनुष्ठानों की कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि वह जानती है, इसलिए वह ऐसे किसी अनुष्ठान को करने में सक्षम नहीं होगी अगर कभी आवश्यकता हुई। फिलिया उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। उसे यकीन नहीं है कि राजकुमार इस भावना को कैसे लेगा, लेकिन वह बस सिर हिलाता है। स्वाभाविक रूप से वह चिंतित है, वह एक बहन है, यह स्वाभाविक है। उसकी चिंता को दूर करने के लिए वह मिया को एक पत्र भेजने की व्यवस्था करता है, गटोनिया। इसलिए फाइलिया महल की लाइब्रेरी में अपनी बहन के लिए एक पत्र लिखती है, ताकि राजकुमार की मदद से उसे गटोनिया भेजा जा सके। गटोनिया लौटकर मिया अभी भी क्रोध और दुख से अभिभूत है। उसकी बहन की अचानक विदाई उसे अभी भी परेशान करती है। कोई उसे साफ उत्तर नहीं देता। उसके माता पिता वही पंक्ति दोहराते हैं कि यह फाइलिया की इच्छा थी, लेकिन मिया इस पर विश्वास नहीं करती। अगर यह सच है, उसे खुद प्रिंस जूलियस से यह सुनने की जरूरत है। लेकिन जब वह उनके कक्ष में पहुंचती है तो उसे जवाब नहीं मिलता। इसके बजाय वह दरवाजे के पास लाल गुलाबों का एक भव्य गुलदस्ता पाती है और प्रिंस जूलियस घुटनों के बल बैठे हुए उसे प्रस्ताव, वह शादी का प्रस्ताव रखता है। मिया अचंभे में देखती है। फिलिया कुछ ही दिन पहले गई थी और अब वह उसके सामने घुटने टेक रहा है। उसके पेट में मरोड़ उठती है। एहसास उसे ठंडी लहर की तरह लगती है। शायद उनके माता पिता ने फिलिया के जाने का शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्होंने यह सब पहले से ही योजनाबद्ध कर रखा था। लेकिन मिया अपनी प्रतिक्रिया छुपाए रखती है। वह अपनी नाराजगी को एक मधुर मुस्कान के पीछे छुपाती है और राजकुमार को जवाब देती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। राजकुमार जूलियस उसकी मोहकता से प्रभावित होकर बिना सवाल के सहमत हो जाता है। मिया दिखावा करती है कि वह साथ जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका संकल्प मजबूत हो जाता है। वह उसकी विश्वास जीतने की योजना बनाती है और सच्चाई का पता लगाना चाहती है। क्यों उसकी बहन को भेजा गया था, वास्तव में क्या हुआ था और कौन था इसके पीछे। वह मुस्कुराते हुए छोड़ देती है, अपनी घृणा को छिपाते हुए। अपनी बहन के लिए वह सब कुछ सह लेगी। उस दिन मिया ने फिलिया के अचानक प्रस्थान के बारे में अपनी खुद की चुपचाप लेकिन दृढ़ जांच शुरू की।
वह घर के आसपास अजीब चीजें देखती है, एक नए मेंशन के निर्माण के लिए एक हस्ताक्षरित अनुबंध, उनकी मां के पुराने बक्सों के बीच छिपे हुए नए गहने। प्रिंस जूलियस के आसपास मियां मीठे से मुस्कुराते हुए चुपचाप सुनती रहती है, भले ही वह फिलिया का अपमान करता है। इस बीच वह अपने संत कर्तव्यों को निभाती रहती है, लेकिन वह भी खोखले लगते हैं क्योंकि राक्षसों की दृष्टि अधिक बार हो रही है। घर लौटने पर उसके माता पिता मियां के विलंबित निर्णय के बारे में चिंतित हो रहे हैं। वे डरते हैं कि अगर वह जल्द ही उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो राजकुमार अपना मन बदल सकता है। उसका पिता भट्टी के सामने टहलते हुए एक पत्र निकालते हैं जो फिलिया द्वारा मियां के नाम भेजा गया था और बिना हिचकिचाए उसे आग में डाल देते हैं। आग फिलिया के शब्दों को खा जाती है जो कभी मियां के हाथों में पहुंचने नहीं थे। पत्र के विनाश से अनजान मियां अपनी योजना जारी रखती है। वह उसके क्वार्टर की ओर चलती है लेकिन रुक जाती है जब उसे भीतर से आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा। दो आदमी उसके पिता के बारे में बात कर रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बोझ से छुटकारा पाया, उससे लाभ कमाया और यहाँ तक कि प्रभावशाली हलकों में भी लोकप्रियता हासिल की। जैसे ही बातचीत आगे बढ़ती है मियां का दिल डूब जाता है। वे फिलिया के बारे में बात करते हैं, कैसे उसे उसके अपने माता पिता और मंगेतर द्वारा बेच दिया गया था। मियां के मन में अपनी बहन के प्रस्थान के बारे में जो भी प्रश्न थे वे उस क्षण में उत्तरित हो जाते हैं। पुरुष आगे कहते हैं, ये कितना दुखद है कि फिलिया को अपने ही परिवार द्वारा तिरस्कृत किया गया था। मियां की दृष्टि धुंधली हो जाती है, उसकी मुट्ठी कस जाती है, वह फर्श पर गिर जाती है। सत्य। उसके मन में उन सभी समयों के लिए विचार उठते हैं जब फिलिया के साथ उनके माता पिता ने बुरा व्यवहार किया था। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, ये दिखावा करने की कि ये इतना बुरा नहीं था। लेकिन अब वह अपनी बहन ने जिस अंधेरे का सामना किया उसकी पूरी सीमा देखती है। उसके सीने में अपराध बोध बढ़ता है और टूटे हुए फुसफुसाहटों के माध्यम से वह फिलिया से माफी मांगती है, लेकिन माफियों के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन राजकुमार जूलियस मियां से उनके जवाब पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। प्रस्ताव। लेकिन अपना जवाब देने से पहले मियां शांति से अपनी बहन के बारे में एक बार फिर पूछती है। जूलियस झुंझलाकर आह भरता है और अपनी सामान्य शिकायतों में शामिल हो जाता है। फिलिया को एक बोझ, उसकी उपाधि के योग्य नहीं, और मियां से उसकी तुलना करता है। वह हंसता है, उसकी महत्वपूर्णता को हंसी में उड़ा देता है और इसके बजाय मियां की प्रशंसा करता है, उसकी सुंदरता, उसकी आज्ञाकारिता, उसका आकर्षण। मियां अपनी स्कर्ट को जोर से पकड़ती है, अपने गुस्से को अपनी हमेशा की आकर्षक मुस्कान के पीछे छुपाती है। राजकुमार के हर शब्द से चोट पहुंचती है, लेकिन वह चुप रह जाती है और फिर जब वह समाप्त करता है मियां अपनी प्रतिक्रिया देती है। उसी अभ्यास वाली मुस्कान के साथ वह कहती है कि वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। प्रिंस जूलियस खुशी से उठ खड़ा होता है, लेकिन तूफान अभी शुरू ही हो रहा है। मियां, जो दुख और गुस्से से भरी हुई है, कसम खाती है कि वह उससे बदला लेगी। वह उसका पूरा विश्वास जीत लेगी, उसे पहले से भी ज्यादा प्यार में डुबा देगी और जब समय सही होगा तो वह उसे धोखा देगी। यही उसका बदला होगा, यही उसकी बहन के लिए न्याय होगा। मियां अपने कमरे में अकेली बैठी है, उसके बगल में मोमबत्ती की रोशनी चमक रही है जब वह फिलिया को संबोधित एक पत्र लिख रही है। वह मदद के लिए अनुरोध करती है, मोनिस्टर की दृष्टि में वृद्धि और अब राज्य के ऊपर मंडराते खतरे का हवाला देती है। वह राजकुमार का भी उल्लेख करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है उसके शब्द व्यक्तिगत हो जाते हैं। विचार। निराश होकर वह पत्र को कुचल देती है और नए सिरे से शुरू करती है। उसके विचार बीच वाक्य में उलझे हुए हैं। उसके हाथ के दबाव से पेन की स्याही पृष्ठ पर फैल जाती है। मियां सोचती है कि फिलिया ने उसे अब तक एक भी पत्र क्यों नहीं भेजा है। अगर फिलिया ने भूमि के असामान्यताओं को देखा होता तो क्या उसने पहले ही मार्गदर्शन नहीं दिया होता। उसके मन में एक मौन आशा जगती है कि इसका कारण यह नहीं है कि फिलिया खुद मुसीबत में है, पर ना कोर्ता में राजधानी जीवंत है। प्रतीक्षा। नागरिक महल के प्रांगण के चारों ओर एकत्र होते हैं जहां फिलिया प्राचीन सुरक्षा अनुष्ठान करने वाली है। राजा तय करता है कि यह नए संत को लोगों से परिचित कराने का सही समय है। प्रिंस ऑसवाल्ड को लगता है कि परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलिया ने अपनी निरंतर मेहनत और दिव्य कार्य के माध्यम से तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन फिलिया शांत और स्थिर, औपचारिकताओं की परवाह नहीं करती। अचानक राजकुमार रिचर्ड आते हैं और फिलिया के राज्य के लिए निस्वार्थ कार्य को पहचानते हैं। वह इसे अब तक का अपना सबसे अच्छा निर्णय घोषित करते हैं, भले ही उन्होंने और ओसवाल्ट ने इस पर पहले लड़ाई की थी। फिलिया चुप रहती है, उसका ध्यान पहले से ही आगे की विधि पर है। इससे पहले कि वह जा सके, राजकुमार ओसवाल्ड उससे ईमानदारी से कहते हैं कि वह राज्य की देखभाल के लिए उस पर भरोसा करते हैं। बिना एक शब्द कहे वह अपने सही स्थान की ओर बढ़ती है। भीड़ उसे चिंता और प्रशंसा के मिश्रण के साथ देखती है। जैसे ही वह चलती है, वह पारना कौरता के लोगों की दयालुता पर विचार करती है। हालांकि यह उसकी पसंद नहीं थी यहाँ होना। वह चुपचाप राज्य और इसके लोगों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती है। उसी क्षण में उसे एहसास होता है कि परिस्थितियों के बावजूद वह रहना चाहती है और उनकी संत के रूप में सेवा करना चाहती है। फिलिया घुटने टेकती है, अपने हाथों को ईमानदारी से प्रार्थना में जोड़ती है, राज्य के लिए सुरक्षा चाहती है। एक हल्की चमक उसे घेर लेती है, धीरे धीरे तीव्र होती जाती है जब तक कि वह एक देवी की तरह दिव्य प्रकाश के साथ चमकने नहीं लगती। लोग आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि उसके चारों ओर प्रकाश के टुकड़े चमकते हैं, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक बिखेरते हैं। उसकी प्रार्थना गहरी होती है और राज्य के चारों ओर स्थित खंभे शक्ति से धड़कते हैं। जमीन से एक पारदर्शी बाधा उठती है, पारना कोटा को घेरते हुए, राज्य को किसी भी बुराई से बचाते हुए जो करीब आ सकती है। लोग चुप्पी में स्तब्ध हैं, अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ। राज्य खुद एक अभेद्य शक्ति से घिरा हुआ है। फिलिया अपनी प्रार्थना जारी रखती है जब तक कि महान शुद्धिकरण चक्र सक्रिय नहीं हो जाता और आकाश में एक प्राचीन प्रतीक प्रकट नहीं हो जाता। फिलिया धीरे धीरे उठती है, उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर होती हैं। वह लोगों की ओर मुड़ती है, उसका व्यवहार शांत होता है, जैसे कि कुछ असाधारण नहीं हुआ हो। अनुष्ठान पूरा हो गया है। अचानक फिलिया के मन में एक दानव जैसा अस्तित्व प्रकट होता है। उसकी आवाज गहरी और भयावह है। यह उसे कहता है कि अंततः उसे पा लिया है। इससे पहले कि वह अपने विचार कर सके, लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए और अनुष्ठान के लिए ताली बजाते हुए। सफलता। पूरा साम्राज्य उसके कार्यों से चकित है। उस दिन बाद में लीना सड़कों से गुजरती है।
फिलिया द्वारा पारना कोर्ता में लाई गई शांति को महसूस करती है। जैसे ही वह चलती है, लोग उसके पास आते हैं, उसे उपहार, सब्जियां, फल, अंडे, पेस्ट्री, बुने हुए स्कार्फ, सौंदर्य प्रसाधन और यहाँ तक कि कुछ और भी देते हैं, फूल। प्रत्येक वस्तु के साथ एक दिल से लिखा संदेश दिया गया है। ये फिलिया के लिए है। राज्य के लोग उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए गहराई से आभारी हैं और वे अपनी प्रशंसा सबसे ईमानदारी से दिखाते हैं। फिलिया के घर पहुंचकर लीना पैदल चलने से थकी हुई है, लेकिन यह देखकर हैरान है कि फिलिया काम में व्यस्त है। फिर से भले ही उसे उसकी पवित्र कर्तव्यों से आराम दिया गया है, फिलिया को अपना समय बिताने के लिए कुछ और नहीं मिला है। लीना उसे आराम करने का आग्रह करती है, लेकिन फिलिया को पता ही नहीं है कि कैसे। उसके पास कोई शौक नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे वह अपना समय भर सके। रिक्त स्थान। लीना चलने का सुझाव देती है, लेकिन लीना खुद जानती है कि यह केवल गड़बड़ी पैदा करेगा। लोग उसकी ओर देखने के लिए दौड़ेंगे। फिलिया यह भी स्वीकार करती है कि उसे बागवानी या मछली पकड़ने के बारे में कुछ नहीं पता है, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। थोड़ी देर रुकने के बाद लीना के पास एक विचार आता है। फिलिया को पढ़ना पसंद है, इसलिए लीना उसे सुझाव देती है कि वह इसे अधिक बार आजमाए। जब लीना रोमांस उपन्यासों का जिक्र करती है तो फिलिया भ्रमित नजर आती है। उसने कभी इस तरह की कोई किताब नहीं पढ़ी। उसकी किताबें हमेशा उसकी पवित्र जिम्मेदारियों पर केंद्रित रही हैं। फिलिया रोमांस के प्रति उदासीनता व्यक्त करती है, न कि इसलिए कि वह इसे नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि उसे इसे खोजने का कभी मौका नहीं मिला। उसका मन क्षण भर के लिए प्रिंस ओसवाल्ड की ओर चला जाता है, लेकिन वह जल्दी से उस विचार को दूर कर देती है। लीना मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित फिलिया को अपने रोमांस उपन्यासों का संग्रह देती है। यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या उसे पसंद आएंगे। अचानक दरवाजा खुलता है और प्रिंस ओसवाल्ड लियोनार्डो के साथ प्रवेश करते हैं। लीना उन्हें गर्मजोशी से नमस्कार करती है और वो फिलिया से बात करने की इच्छा व्यक्त करता है। वे चाय और मिठाई के लिए कहीं शांत जगह जाने का फैसला करते हैं। अपनी यात्रा के वास्तविक कारण पर आने से पहले ओसवाल्ड को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस होती है कि उनके भाई ने पहले क्या उल्लेख किया था। वह जानता है कि फिलिया इस पर विचार नहीं करना चाहती है, लेकिन वह खुद को समझाने पर जोर देता है। ओसवाल्ड उसे बताता है कि ऐसा नहीं था कि वह उसे पारना कोर्ता में नहीं चाहता था। वह जिस तरीके से उसे यहाँ लाया गया, वह उसे परेशान करता है। दूसरे राज्य से किसी संत को खरीदना उसे गलत लगा, जैसे कि उसे एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा हो। वह स्वीकार करता है कि वह और उसका भाई दोनों अपना आपा खो बैठे। लेकिन वह चाहता है कि वह जानती हो कि वह वास्तव में खुश है कि वह उनके राज्य में आई। उसके प्रति उसका दृष्टिकोण ईमानदार। वे आगे बढ़ने से पहले लियोनार्डो रुकावट डालते हैं। ओसवाल्ड को उनके दौरे के असली कारण की याद दिलाते हैं। ओसवाल्ड फिर फिलिया से पूछते हैं कि क्या वह जरूरत में किसी के लिए ट्यूटर बनने पर विचार करेगी। रात के खाने पर फिलिया ट्यूटरिंग ऑफर के बारे में बात करती है। यह सुनिश्चित नहीं है कि वह इसके लिए उपयुक्त है या नहीं। भूमिका। लीना उसे प्रोत्साहित करती है, कहती है कि वह इसके लिए एकदम सही होगी। हालांकि संत बनने वाली छोटी है, लीना सोचती है कि फिलिया के लिए अपने संत ड्यूटीज में संगति होना अच्छा होगा। यह सुनकर फिलिया अपनी बहन मिया के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकती। उसने जो पत्र भेजा था उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। लियोनार्ड उसकी चिंता को देखकर वादा करता है कि वह जांच करेगा कि संदेशवाहक ने इसे सही ढंग से जर्तोनिया में पहुंचाया या नहीं। फिलिया अपने भोजन पर लौटती है और टिप्पणी करती है कि यह कितना स्वादिष्ट है। लेना और लियोनार्ड तारीफ से बेहद खुश हैं। जब फिलिया पहली बार पारना कोर्ता आई थी, तब वह अक्सर चुप और आरक्षित रहती थी, लेकिन अब जब वह अपनी सोच को अधिक खुलकर व्यक्त करने लगी है, तो दोनों इस बदलाव को नोटिस करते हैं। लियोनार्डो, जो हाल ही में उसके भोजन तैयार कर रहा है, उसकी प्रशंसा सुनकर विशेष रूप से गर्व महसूस करता है। हालांकि लियोनार्डो सारा श्रेय नहीं लेता। फिलिया की मेज पर सब कुछ, व्यंजन, पेस्ट्री, यहाँ तक कि फूल भी पारना कोर्ता के लोगों द्वारा भेजे गए हैं, जो उसे गहराई से प्रशंसा करते हैं। जैसे ही वो चुपचाप खाती है, फिलिया अपने आगमन के बाद से हुई सब चीजों के बारे में सोचती है। उसने वे चीजें अनुभव की हैं जो उसने पहले गटोनिया में कभी नहीं जानी थी। इसके लिए वह लोगों की और लीना और लियोनार्ड की, जो इस सब में उसके साथ रहे हैं, वास्तव में आभारी है। इस बीच गटोनिया में मिया प्रिंस जूलियस के साथ एक भोज जैसे रात्रि भोज में डिनर करती है। वह मुस्कुराता है और उसे हर दिन ऐसा भोजन देने का वादा करता है जब वे शादी कर लेंगे। मिया एक विनम्र मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, हालांकि भीतर से उसकी वास्तविक भावनाएं छिपी हुई हैं। उसी रात लीना उत्सुक खबर के साथ फिलिया के कमरे में घुसती है। मिया ने जवाब भेजा है। फिलिया उत्सुक हाथों से पत्र लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पृष्ठ पर जाती है, उसका हाव भाव तुरंत बदल जाता है। मिया लिखती है कि उसे फिलिया से कोई संदेश नहीं मिला है, जो पुष्टि करता है कि उसने जो पत्र भेजा था वह कभी उसकी बहन तक नहीं पहुंचा। यह रहस्यमय है क्योंकि पारना कोर्ता संदेशवाहक ने शपथ ली थी कि उसने इसे गटोनिया में उनके घर पहुंचा दिया था। फिलिया को तुरंत संदेह होता है कि उसके माता पिता ने मिया तक पहुंचने से पहले ही पत्र को नष्ट कर दिया होगा। वे उसके और मिया के बीच किसी भी संपर्क को काटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उसे निराश देखकर लीना और लियोनार्ड जल्दी से एक समाधान प्रस्तावित करते हैं। वे फिलिया को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। हिमारी, एक शांत व्यक्ति जो अपने छत से बाहर निकलती है। फिलिया को आश्चर्य होता है। हिमारी उसके व्यक्तिगत रक्षकों में से एक है, जिसे गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। वह हमेशा से करीब थी। उसके धार्मिक कार्यों के दौरान पेड़ों के पीछे छुपी, स्वागत पार्टी के दौरान भीड़ में घुली मिली। फिलिया ने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अब सब कुछ समझ में आता है। हिमारी एक निंजा है जिसे अदृश्य रहने की ट्रेनिंग मिली है। हिमारी की मदद से लीना को विश्वास है कि वे इस बार मिया को एक पत्र सुरक्षित रूप से भेज सकते हैं। फिलिया, हालांकि उसने पहले कभी एक निंजा से नहीं मिली है, अपने अध्ययन से उनके बारे में काफी जानती है। लियोनार्ड अपनी चिंताओं को हिमारी के साथ साझा करती है, जो शांतिपूर्वक सुनती है। गैटोनिया पहुंचने के लिए हिमारी को खतरनाक इलाकों से गुजरना होगा, जहां राक्षसों का बसेरा है। फिर भी वह फिलिया को आश्वस्त करती है कि वह पूरी तरह से सुसज्जित और राज्य द्वारा प्रशिक्षित है, ताकि उसकी सेवा और सुरक्षा कर सके। वह संत के लिए यदि आवश्यक हो तो अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। उसकी दृढ़ता से प्रेरित होकर फिलिया एक शर्त पर मिया के लिए हिमारी को एक पत्र सौंपने के लिए सहमत हो जाती है। यदि रास्ते में कोई खतरा आता है तो हिमारी को अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए और पीछे हटना चाहिए।
हालांकि अगर मियां तक सुरक्षित पहुंचना संभव हो जाता है तो उसे पत्र देना और किसी भी कीमत पर अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसलिए हिमारी घुटनों के बल बैठती है, फिलिया के अनुरोध को स्वीकार करती है पूरी श्रद्धा के साथ। गटोनिया में मियां जंगल के बीचों बीच खड़ी होकर पवित्र स्तंभ उठाती है, जो राज्य के चारों ओर एक बाधा बनाने के लिए आवश्यक है। उसके पीछे सैनिक तालियां बजाते हैं, उसकी गति और संत के रूप में उसकी समर्पणता से प्रभावित होते हैं। कुछ तो यहाँ तक फुसफुसाते हैं कि उसकी तुलना फिलिया से की जा रही है और दावा करते हैं कि मियां बेहतर है। लेकिन मियां सच जानती है और उनके शब्दों को लगभग हास्यास्पद पाती है। जबकि यह सच है कि वो अपनी बहन की तुलना में स्तंभों को तेजी से बुला सकती है, यह उसका एक का मात्र लाभ है। उसकी बाधाएं फिलिया की शक्तिशाली और टिकाऊ ढालों की तुलना में कहीं कमजोर हैं, बल्कि नाजुक भी। एक मजबूत राक्षस समूह उसके माध्यम से आसानी से टूट सकता है, जब तक कि वह रक्षा को मजबूत करने के लिए कई बाधाओं की परत नहीं लगाती। यह तरीका हालांकि प्रभावी है, बहुत अधिक समय लेता है और अधिक ऊर्जा की मांग करता है। अपनी सोच के बीच में मियां अचानक एक बड़े राक्षसों के झुंड को अपने रास्ते में अवरोध करते हुए पाती है। उसके पीछे के सैनिक चिल्लाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन बस इतना ही कर पाते हैं। डर से लकवाग्रस्त उनमें से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। मियां अकेली आगे बढ़ती है, एक शक्तिशाली जादू करती है जो राक्षसों की बढ़ती हुई भीड़ के माध्यम से ऊर्जा की लहर भेजता है। फिर भी उसके प्रयास के बावजूद अधिक राक्षस आगे बढ़ते हैं, जितना उसने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक। स्पष्ट रूप से कुछ गलत हो रहा है। बिना हिचकिचाहट के वह फिर से वही जादू करती है, उसमें अधिक ऊर्जा डालती है। इसे भारी सांस लेते हुए मियां मुड़ती है, केवल यह देखने के लिए कि सैनिक गायब हो चुके हैं। वे तब भाग गए थे जब वह लड़ रही थी। उसे अकेले खतरे का सामना करने के लिए छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे मियां को ही पहरेदारी करनी है। उन्हें थकान से चूर होकर मियां लगभग जमीन पर गिरने ही वाली थी जब तक कोई उसे पकड़ नहीं लेता। यह हिमारी थी जो एक हुड के नीचे एक आदमी के रूप में छुपी हुई थी। केप वह मियां की थकान पर टिप्पणी करती है और धीरे से उसे एक रूमाल थमा देती है। जैसे ही मियां इसे स्वीकार करती है, कुछ फिसल जाता है। कपड़े के नीचे एक मुड़ा हुआ पत्र। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह तुरंत हस्तलिपि को पहचान लेती है। ये उसकी बहन फिलिया से है। हैरान मियां तेजी से अपनी बहन के बारे में पूछती है। हिमारी उसे आश्वस्त करती है कि फिलिया सुरक्षित और स्वस्थ है। वह बताती हैं कि पारना कोर्ता के लोग फिलिया के प्रयासों की गहराई से सराहना करते हैं, उन्हें सभी समर्थन प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। यही कारण है कि हिमारी को भेजा गया था, ये पत्र देने और मियां की खबर लेने के लिए। मियां पत्र को पकड़ती है, उसका दिल भावनाओं से भर उठता है। ये जानकर कि उसकी बहन आखिरकार एक ऐसी जगह पर है जहां उसकी देखभाल और मूल्यवान महसूस किया जाता है, उसे एक अप्रत्याशित संतोष का अनुभव होता है। राहत। इससे पहले कि वे आगे कुछ कह सकें, सैनिक आखिरकार पहुंच जाते हैं। मियां को पुकारते हुए पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। हिमारी जाने की तैयारी करती है, लेकिन मियां उसे रोक लेती है। वह हिमारी से चुपचाप कहती है कि वह उस रात अपना दरवाजा खुला छोड़ेगी। उसे आमंत्रित करती है कि वह आए ताकि वे उसकी बहन और पत्र के बारे में और बात कर सकें। हिमारी समझ में सिर हिलाती है और जंगल में गायब हो जाती है। उस रात मियां, जो पहले से ही अपने कमरे में नाइट गाउन पहने हुए थी, अचानक छत से एक आकृति को धीरे धीरे नीचे आते हुए देखती है। वह हिमारी है। पहले तो मियां चौंक जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि वह हिमारी है। हिमारी बताती है कि उसने गार्ड्स को सतर्क किए बिना छत का उपयोग किया और बिना देखे अंदर आने में सफल रही। पहले उसका पुरुष के रूप में भेष बदलना भी अनदेखी रहने के लिए आवश्यक था। मैदान। मियां ने पहले ही कई बार पत्र पढ़ लिया है, पहले कि हिमारी पहुंचे। इसमें फिलिया बताती हैं कि पिछले कुछ दिनों में पारना कोर्ता में उन्होंने क्या किया है। मियां को ईर्ष्या का एक झटका लगता है, काश वह वहां होती जब उसकी बहन ने प्राचीन अनुष्ठान किया। हिमारी ने चुपचाप पुष्टि की कि यह एक शानदार दृश्य था। फिर भी फिलिया के प्रति अपनी प्रशंसा के बावजूद मियां एक दबाव महसूस करने लगती है। वह जानती है कि उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए उसी अनुष्ठान में निपुण होना होगा, लेकिन गहराई में संदेह उसके मन में आता है। उसे यकीन नहीं है कि वह इसे अपनी बहन की तरह दृढ़ता और गरिमा के साथ कर सकती है। गटोनिया की भलाई भी फिलिया के मन में भारी पड़ती है। अब जब प्रिंस जूलियस प्रभारी हैं, उनकी आत्ममुग्धता और आत्म केंद्रित निर्णय मियां को कोई साहसिक कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। कार्यवाही। जैसे ही मियां अपनी चिंताओं को साझा करती है, हिमारी को फिलिया के निर्देश याद आते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन को सुरक्षित रखना है। शांत दृढ़ता के साथ वह एक समाधान। अगर मियां सच में भागना चाहती है तो हिमारी उसे आसानी से पारना कोर्ता ले जा सकती है। वहां वह ज्यादा सुरक्षित होगी, फिलिया से मिल जाएगी और गटोनियन दरबार के दबाव से दूर होगी। मियां हिचकिचाती हैं। अपनी बहन को फिर से देखने का विचार उसके अंदर कुछ जगाता है। आखिरकार उसके रुकने का कोई कारण नहीं है। राज्य ने एक बार फिलिया को धोखा दिया था, उसे निर्वासन में डाल दिया था।